हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम फोलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेक्चर रिव्यू देखते हैं। इस पूरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड के थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देन इसका कोएंजाइम क्या होता है, यानी किस फॉर्म में ये एक्टिव होता है, वो देखेंगे। देन इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डाइटरी सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है, वो देखेंगे। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो क्या होगा, कौन सी डिजीज हो सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसको अगर डेफिशिएंसी हुई है तो उसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे। और फाइनली इसके जो एंटागोनिस्ट होते हैं फोलिक एसिड के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है इस पूरे लेक्चर में हम कवर कर लेंगे और इन सारे पॉइंट्स पे आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, फोलिक एसिड के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि भाई फोलिक एसिड हमें पता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है। ठीक है, यानी विटामिन B9 जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही एक टाइप है। और ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। हमको पता है विटामिन B और C जो है वो कैसे है, वाटर सॉल्युबल है। तो हमारा विटामिन B9 या फिर फोलिक एसिड जो है वो भी कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। इसके अलावा ये हमारे RBC के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से इस विटामिन को हम हिमेटोपोएटिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। देन हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। फोलिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे दिखती है। फोलिक एसिड जो है एक टेरिन रिंग और इसके अंदर एक पाबा नाम से एक स्ट्रक्चर अटैच रहती है, जिसको हम P एमिनो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एक होगा टेरिन रिंग, दूसरा होगा पाबा यानी P एमिनो बेंजोइक एसिड, और इसी से कंजुगेटेड होगा एक ग्लूटामिक एसिड। तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाती है, हमारा फोलिक एसिड बनाती है। जो हम टेरिन की बात कर रहे हैं वो टेरिडीन का डेराइवेटिव है। अगर टेरिडीन पे 2 पे अमीनो है, 4 पे ऑक्सो है, तो क्या बन जाएगा, टेरिन रिंग बन जाएगा। ओके, अब इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब ये देखोगे, ये हमारा टेरिडीन रिंग है। ठीक है, अगर इसके 2 पे अमीनो है, 4 पे ऑक्सो है, तो ये टेरिन रिंग बन गई। ओके, और इसके अलावा यहाँ पाबा अटैच है और यहाँ पे आप देखोगे ग्लूटामिक एसिड अटैच है, कंजुगेटेड है। ओके, तो ये तीनों मिलके टेरिडीन रिंग, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा फोलिक एसिड बनाते हैं। तो इस तरह की कुछ फोलिक एसिड की स्ट्रक्चर दिखती है। देन हम आते हैं इसके कोएंजाइम पे। फोलिक एसिड का कोएंजाइम क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोलिक एसिड किस फॉर्म में एक्टिव होता है। द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलेट क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट। THF की फॉर्म में ये क्या होता है, THF की फॉर्म में ये एक्टिव होता है। THF जो है वो फोलिक एसिड का कोएंजाइम है। अब ये THF बनेगा कैसे, देखो क्या होता है, हमारे पास में क्या है, फोलिक एसिड है। ओके, अब फोलिक एसिड में क्या होगा, ये जो एंजाइम है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कैटालाइजेज, ये एंजाइम काम करता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटॉम इसमें जुड़ जाएंगे, और वो हाइड्रोजन एटॉम कहाँ से आएंगे, NADPH। ठीक है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन के एटॉम चले जाएंगे और ये बन जाएगा NADP+। तो 2 हाइड्रोजन के एटॉम जुड़ के क्या बना लेगा, डाई हाइड्रो टेट्रा
सॉरी, डाई हाइड्रोफोलेट बना लेगा, डाई हाइड्रोफोलेट बना लेगा। अब क्या होगा, आगे वापस से एक बार यही रिएक्शन होगी और क्या होगा, NADPH2 से वापस से 2 हाइड्रोजन और इसके अंदर डाई हाइड्रोफोलेट के अंदर जुड़ जाएंगे। ओके, अब डाई हाइड्रोफोलेट के अंदर जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, टेट्रा हाइड्रोफोलेट बन जाएगा। और यहाँ पे वही रिएक्शन हो रही है कि हमारा NADPH2 है और इससे क्या बन जाएगा, ये NADP+ बन जाएगा और 2 एटॉम हाइड्रोजन के इसके अंदर जुड़ जाएंगे डाई हाइड्रोफोलेट में और क्या बना लेगा, टेट्रा हाइड्रोफोलेट बना लेगा, यानी THF बना लेगा। और THF ही क्या है, कोएंजाइम है फोलिक एसिड का, एक्टिव फॉर्म में। ओके, अभी इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में देखते हैं। फोलिक एसिड के क्या बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। THF plays a key role of the transfer of 1 carbon unit for all oxidation level of carbon except that of CO2। देखो, जितने भी 1 कार्बन यूनिट होते हैं, 1 कार्बन यूनिट, ठीक है। अब ये हमारा जो THF है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट जो है, ये किसी भी मॉलिक्यूल से 1 कार्बन को क्या कर सकता है भाई, रिसीव कर सकता है। इसके अंदर कैपेसिटी होती है ये, ठीक है, 1 कार्बन को ये रिसीव कर सकता है। और इसके अलावा ये जो हमारा 1 कार्बन को इसने रिसीव करा है, ये किसी और कार्बन पे किसी और मॉलिक्यूल पे क्या कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है। ओके, और ये जो प्रोसेस है 1 कार्बन यूनिट के रिसीव और ट्रांसफर की, इससे क्या होगा, कुछ प्यूरिन और थाइमिडीन का फॉर्मेशन होगा और जो फाइनली किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, हमारे DNA सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो मेनली अगर हम देखें, ये जो 1 कार्बन यूनिट का रिसीव और ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है, ये पूरा हमारे DNA सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर DNA सिंथेसिस चाहिए तो ये प्रोसेस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 1 कार्बन यूनिट है, CO2 भी एक 1 कार्बन यूनिट है, लेकिन CO2 में इसका ऑक्सीडेशन लेवल नहीं होता है, ठीक है। THF जो CO2 के केस में ये परफॉर्म नहीं करता है, बाकी जितने भी 1 कार्बन यूनिट है, ठीक है, उन सब में ये परफॉर्म करेगा, जो कि किसके लिए ज़रूरी होते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड, प्यूरिन, थाइमिडिलेट, इन सारी चीज़ों के लिए ये 1 कार्बन यूनिट ट्रांसफ़र जरूरी होता है। THF इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस, यानी हमारा जो RBC है उसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, तो इरिथ्रोसाइट यानी इरिथ्रोसाइट के बनने का प्रोसेस क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है, यानी RBC के बनने का प्रोसेस इरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं। सो RBC के बनने के लिए ये THF जो है वो नेसेसरी होता है। अगर DNA ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो RBC का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर होगा तो भी अब नॉर्मल जो RBC है वो अब नॉर्मल हो जाएगी, इमेच्योर होगी, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, थाइमिडिलेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड एज ग्लाइसिन, मिथियोनिन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन, इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए होगा, हमें THF नेसेसरी होता है। THF होगा तो ये 1 कार्बन यूनिट वाला प्रोसेस होगा और उसके बाद में उसी के थ्रू ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन या फिर इनका मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, ये कुछ इसके मेन फंक्शंस होते हैं। THF जो है मिथाइल 1 कार्बन यूनिट की बात कर रहे हैं ना हम, तो मिथाइल को भी कैरी करता है, मिथिलीन को भी कैरी करता है, मिथिनिल एंड फॉर्मिल ग्रुप को भी कैरी करता है, ठीक है। तो ये सारे मिथाइल, मिथिलीन, मिथिनिल और फॉर्मिल ग्रुप जो है वो क्या है, 1 कार्बन यूनिट है जिसको THF कैरी करता है। और ये कैरी भी कहाँ करेगा, जो THF का N5 जो जगह है, ठीक है, N5 का जो एंड है वहाँ पे या तो कार्बन जुड़ जाएगा या फिर N10 पे जुड़ जाएगा, ठीक है। THF में क्या है, टेरिडीन रिंग है
और टेरिडीन रिंग के N5 के ऊपर कार्बन जुड़ेगा या फिर N10 पे भी जुड़ सकता है या फिर दोनों पे भी जुड़ सकता है। ये हमने देखा था कि भाई डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। अगर THF को हमें बनाना है तो फोलेट से क्या बनेगा, डाईहाइड्रोफोलेट बनेगा, और डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा। और हर एक जगह पे जैसे फोलेट से डाईहाइड्रोफोलेट बनने के लिए हर एक जगह पे NADPH+H+ की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिससे 2H+ आयन फोलेट में जुड़ के डाईहाइड्रोफोलेट बना लेंगे और डाईहाइड्रोफोलेट में जुड़ के टेट्राहाइड्रोफोलेट बना लेंगे, जो कि 2H+ आयन कहाँ से मिल रहा है, NADPH से मिल रहा है हमें। ओके, देन देखो 3 मेजर पाथवे होते हैं। लाइक हमें एक तो एमिनो एसिड सिंथेसिस करना है तो हमें THF चाहिए, प्यूरिन सिंथेसिस करना है तो हमें THF चाहिए, और थाइमिडीन सिंथेसिस करना है तो हमें THF चाहिए। और ये सारी चीज़ें किसके लिए इन्वॉल्व रहती है, प्यूरिन और थाइमिडीन नहीं बनेगा तो हमारा DNA नहीं बनेगा, प्रॉपर DNA सिंथेसिस नहीं होगा। सो फाइनली सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, फाइनली हम बोल सकते हैं THF जो है वो DNA सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे RBC प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमने देखा कि एक तो 1 कार्बन यूनिट जो N5 और N10 मिथाइलिन है वो क्या काम करेगा भाई, THF ग्लाइसिन सेरिन कार्बन डोनर से ये ले लेता है कार्बन को, और थाइमीन जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये N5 N10 मिथाइलिन ग्रुप जो है वो थाइमीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। देन N5 मिथाइल THF है ये, ठीक है, THF जो है वो क्या काम करेगा, डेराइव्स फ्रॉम मिथाइलिन THF, ये मिथाइलिन THF से डेराइव होता है। ये N5 मिथाइल THF जो है वो मिथाइलिन THF से डेराइव होता है, मीथियोनिन सिंथेसिस करेगा, ठीक है, रिक्वायर्स होमोसिस्टीन एंड मिथाइल कोबालामीन। देखो होमोसिस्टीन जो है वो ही कन्वर्ट होता है मीथियोनिन में, ठीक है। अब अगर N5 मिथाइल THF नहीं है तो ये होमोसिस्टीन मीथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में होम्योसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो हो जाती है, ठीक है, उसके बढ़ने का, उसके रिस्क जो है उसके होने का वो बढ़ जाता है होम्योसिस्टीन का लेवल बढ़ने से। N5 N10 मिथिनिल THF की बात करें, ये सारे के सारे गाइस 1 कार्बन यूनिट हैं, ठीक है, जो कि THF से जुड़ जाते हैं। THF की भी N5 और N10 जो ग्रुप है वहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये हिस्टिडीन कार्बन डोनर से कार्बन को प्राप्त करता है और रिवर्सिबली कन्वर्ट टू मिथाइलिन THF। ये यहाँ पे हर जगह THE लिखा गया है, ये मैं आपको PDF शेयर करूँगी तो मैं इसमें एडिट कर दूंगी, ठीक है, लेकिन ये THF है। ये कन्वर्ट करता है मिथाइलिन THF में, ठीक है, यानी हमारे पास में अगर मिथिनिल THF है तो ये इसमें बनाने की कैपेसिटी होती है मिथाइलिन THF को। N10 फॉर्मल THF की बात करें तो ये क्या काम करेगा, ट्रिप्टोफेन वायफॉर्मेट कार्बन डोनर है इसमें, और ये कन्वर्ट करेगा मिथिनिल THF में, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शन होते हैं कि मिथाइल N5 N10 मिथाइलिन जो है इसमें कौन डोनर है और उसके बाद में किसका सिंथेसिस करता है, हर एक का हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। देन हम आगे कुछ और बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में देखते हैं। फोलिक एसिड जो है वो हमारे प्रॉपर ब्रेन फंक्शन होता रहे इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोलिक एसिड। इसके अलावा हमने देखा कि भाई प्रोडक्शन करता है DNA और RNA का,
और डीएनए और आरएनए जो है वो हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सबको पता होगा, एंड इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट व्हेन सेल्स एंड टिश्यूज आर ग्रोइंग रैपिडली। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब हमारी बॉडी की सेल्स और टिश्यू जो है वो रैपिडली ग्रो कर रही होती है, जैसे कि इन्फेंसी में, एडोलेसेंस में, प्रेगनेंसी में। ठीक है, इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, और जो इन्फेंसी है यानी बच्चा बहुत छोटा है, जब उसका बर्थ हुआ ही है, तो भी उसको अपनी सेल्स और टिश्यू को ग्रो कराने के लिए, ग्रो होने के लिए क्या ज़रूरत होती है? फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। सो फोलिक एसिड ऑल्सो वर्क्स क्लोजली विद विटामिन B12, यानी ये जो फॉलिक एसिड है यानी ये B9 जो है वो हमारे B12 के साथ में मिलकर भी काम करता है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करेगा। ठीक है, एंड हेल्प आयरन वर्क प्रॉपरली इन द बॉडी, एंड आयरन का जो वर्क है वो प्रॉपरली बॉडी करती रहे। ठीक है, आयरन जो है वो बॉडी में प्रॉपरली वर्क करता रहे और रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता रहे, इसके लिए ये B12 के साथ में मिलके काम करता है। इसके अलावा विटामिन B9 जो है विटामिन B6 और B12 के साथ में वर्क करता है, और किसके लिए वर्क करेगा? ताकि न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लड न्यूट्रिएंट टू कंट्रोल ब्लड लेवल ऑफ द एमिनो एसिड होम्योसिस्टीन। हमने देखा था कि भाई होम्योसिस्टीन का कन्वर्जन किस में होता है? मीथियोनिन में होता है। ठीक है, मीथियोनिन में होता है। तो होम्योसिस्टीन से मीथियोनिन बनेगा कब? जब THF होगा यहाँ पे, और THF किससे बन रहा है? फोलिक एसिड से बन रहा है, यानी विटामिन B9 से बन रहा है। अगर इसी की कमी हो जाएगी तो होम्योसिस्टीन से मीथियोनिन नहीं बन पाएगा, और होम्योसिस्टीन का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। होम्योसिस्टीन आर एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज अगर इसका हाई लेवल हो गया तो ये इसके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन थे गाइज। और मेनली अगर बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो क्या था कि जो एक सेकेंड, एक तो THF इसका कोएंजाइम है जो कि एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और THF जो है वो 1 कार्बन यूनिट को रिसीव कर सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, 1 कार्बन यूनिट मिथाइल हो गया, मिथिनिल हो गया, ठीक है, और फॉर्मिल हो गया। ये सारे ग्रुप जो है वो THF के N5 और N10 पे आके जुड़ जाते हैं, या फिर दोनों पे आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये किसके लिए ज़रूरी होता है भाई? DNA सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है मेनली। ओके, इसके अलावा RBC के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, और एमिनो एसिड को बनाने में भी हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो होम्योसिस्टीन जो है, जो कि एमिनो एसिड ही है, ठीक है, इसके लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि THF होगा तो ही ये मीथियोनिन में कन्वर्ट होगा, और इसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा, कंट्रोल रहेगा। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो गया होम्योसिस्टीन का तो क्या हो जाएगा? हार्ट डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेन ये कुछ फंक्शन थे जो कि आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। देन हम इसके डाइटरी सोर्सेज के बारे में देखते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलता है फोलिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में भी हमें ये देखने को मिलेगा, और ड्राइड बीन्स जो होते हैं, पीज हो गए, नट्स हो गए, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है फोलिक एसिड। अनरिच ब्रेड्स हो गई, सीरियल्स हो गए यानी अनाज हो गए, ग्रेन प्रोडक्ट हो गए, इन सब में भी फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? देखो, फर्स्टली अगर फर्स्ट डिजीज की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो RBC है, ठीक है,
उस आरबीसी का स्ट्रक्चर अब नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अब नॉर्मल हो जाएगा। हमें पता है भाई फोलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसी वजह से आरबीसी की सेल्स अगर बनेगी तो भी उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? अब नॉर्मल होगी और लार्ज होगी। कैसी होगी? लार्ज होगी और इमेच्योर होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जब आरबीसी की स्ट्रक्चर अब नॉर्मल हो, लार्ज हो और इमेच्योर हो। सो ए प्राइमरी रिजल्ट ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी अगर सबसे पहले फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो प्राइमरी रिजल्ट उसका हमें ये देखने को मिलेगा कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, यानी आरबीसी की स्ट्रक्चर अब नॉर्मल, लार्ज और इमेच्योर होगी। It is a condition in which the bone marrow produce and usually large, structurally abnormal, immature red blood cell या megaloblast, यानी आरबीसी की लार्ज स्ट्रक्चर, अबनॉर्मल स्ट्रक्चर और इमेच्योर स्ट्रक्चर होगी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोल रहे हैं। देन सेकंड क्या डिजीज हो सकती है, लाइक क्या इसका रिजल्ट मिल सकता है अगर इसकी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, और जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अगर उसमें इसकी कमी है फॉलिक एसिड की, ठीक है, तो उसके अंदर किसका डेवलपमेंट हो रहा है? बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, और उस टाइम फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा नीड होती है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। अगर उस टाइम उसको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो जो बेबी है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब प्रॉपर नहीं बन पाएगी, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर फॉलिक एसिड टू लोअर द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है ताकि न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट है उसको, उसके रिस्क को कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट भी ना हो, स्पाइना बिफिडा भी ना हो, ब्रेन डैमेज भी ना हो, ये भी सारे कहाँ से रिलेटेड है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर बर्थ डिफेक्ट अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम किसको बोल रहे हैं? कि एक बर्थ डिफेक्ट होता है ये, जिसके अंदर एक अब नॉर्मल डेवलपमेंट होता है किसका? न्यूरल ट्यूब का। ए स्ट्रक्चर दैट इवेंचुअली गिव राइज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये हमारा जो न्यूरल ट्यूब है, इससे क्या बनता है बाद में? हमारा ब्रेन बनता है और हमारा जो स्पाइनल कोड है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब से क्या बनेगा? हमारा ब्रेन बनेगा और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका फॉर्मेशन होगा। और अगर न्यूरल ट्यूब ही प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो ब्रेन और स्पाइनल कोड का भी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा होम्योसिस्टिन का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा तो। हाई लेवल ऑफ द एमिनो एसिड होम्योसिस्टिन आर रफली 1.7 टाइम मोर लाइकली टू डेवलप कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी क्या हो जाता है भाई? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी अगर इसका लेवल हाई हो गया, तो मतलब चांस बढ़ जाएंगे हार्ट डिजीज होने के। एंड 2.5 टाइम मोर लाइकली टू हैव ए स्ट्रोक देन दोज विद नॉर्मल लेवल। कि जितना होम्योसिस्टिन एक कंट्रोल लेवल में होता है उस टाइम जितने रिस्क होते हैं कि भाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है, तो उससे कहीं ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन सब के। यानी मेनली कहने का मतलब ये है हार्ट डिजीज हो जाएगी अगर होम्योसिस्टिन का लेवल इंक्रीज हो गया, और इसको कंट्रोल करने का काम THF ही करता है क्योंकि होम्योसिस्टिन को मीथियोनिन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन स्पेशली विटामिन B9, B6, B12 हेल्प लोअर होम्योसिस्टिन लेवल। ये सारे जो विटामिन है, B9 हो गया यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं फॉलिक एसिड, इसके अलावा B6 हो गया, B12 हो गया, ये सारे के सारे विटामिन जो है वो होम्योसिस्टिन लेवल को लो करने में या फिर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा गाइज मेनली हमने कौन कौन सी चीज़ें डिजीज डेफिशिएंसी से हो सकती है, क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, जो मेन
पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। इसके अलावा क्या सिम्टम्स और देखने को मिल सकता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो पुअर ग्रोथ होगा, ठीक है, टंग इन्फ्लामेशन हो जाएगा, गिंगिवाइटिस हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाएगा, डायरिया हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, इरिटेशन वगैरह होने लग जाएगी, फॉरगेटफुलनेस यानी भाई भूलने की बीमारी बोल सकते हैं ना, भूलने लग जाएगा इंसान, मेंटल स्लगिशनेस, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से देखने को मिल सकती हैं। सो अभी तक के जितने भी डेफिशिएंसी से रिलेटेड पॉइंट थे आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। अभी हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भाई होती क्यों है, क्या रीजन हो सकते हैं उसके पीछे। देखो, या तो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसके अंदर क्या होता है फोलिक एसिड की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, उस टाइम अगर उसको कम मिले तो क्या हो जाएगी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा अगर डाइट में ही हमें फॉलिक एसिड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जितने अमाउंट में चाहिए उतना हम डाइट में ले ही नहीं रहे हैं, तो भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। या फिर कई कुछ ऐसी ड्रग्स होती है, ठीक है, जो कि फोलिक एसिड के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी या तो उस ड्रग के इफेक्ट से उस फॉलिक एसिड को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, या फिर वो अपना काम प्रॉपर करने ही नहीं देगी फॉलिक एसिड को। ओके, देन हम रिकमेंडेड अमाउंट के बारे में देखेंगे कि भाई हमें फॉलिक एसिड कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में चाहिए होता है पर डे। अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, उसको चाहिए लगभग 400 माइक्रोग्राम पर डे, और अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो लगभग 600 माइक्रोग्राम पर डे उसको चाहिए होता है। देन लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं कि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो हम उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। देखो, फॉलिक एसिड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि फॉलिक एसिड के लेवल को मेज़र करते हैं, और या फिर फॉलेट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है, तो इसमें ब्लड लेवल को क्या कर सकते हैं भाई, मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, मैक्रोसाइटिक या रेटिक्यूलोसाइटिक टेस्ट कराएंगे, रेटिक्यूलोसाइट्स टेस्ट कराएंगे, यानी हम क्या करेंगे भाई, ब्लड लेंगे और मैक्रोसाइट में वही आरबीसी वाला प्रोडक्शन देखते हैं हम कि आरबीसी की स्ट्रक्चर कैसी है, वो इमेच्योर है या मैच्योर है, ठीक है, और उसी से हमें पता चल जाएगा आरबीसी के काउंट से और उसकी स्ट्रक्चर से कि हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड का लेवल क्या है, उसकी कमी तो नहीं हो गई। अगर कमी हुई तो क्या होगा, आरबीसी की स्ट्रक्चर अब नॉर्मल दिखेगी, वो काउंट्स में भी कम होगी। इसके अलावा यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फिगलू आफ्टर हिस्टिडिन लोड। देखो, हिस्टिडिन अगर लोड हो गया, ठीक है, तो ये फिगलू है वो किसी और चीज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो ये फिगलू जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, जो और हमारा यूरिन जो है उसके थ्रू ये बॉडी से बाहर आ जाता है। सो यूरिन के साथ में फिगलू का एक्सक्रीशन हो रहा है, तो इसका मतलब फॉलिक एसिड की कमी है। अगर फिगलू का कन्वर्जन हो जाता है, वो फॉलिक एसिड के प्रेजेंस में ही हो पाता है, ठीक है, और कमी हो गई तो इसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। फिगलू को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मी इम्यूनो ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सो जो हमारा एमिनो एसिड है हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन से क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा, ठीक है। और ये जो हम फिगलू की बात कर रहे हैं ये इसमें इंटरमीडिएटरी होता है, ठीक है, यानी बीच में बनता है ये, और यहाँ से क्या बनेगा, फिर ग्लूटामिक एसिड बनेगा, और बनेगा कब, जब टेट्राहाइड्रोफोलेट प्रेजेंट होगा। और टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी THF जो है वो क्या है, हमारे फॉलिक एसिड का कोएंजाइम है, ठीक है। तो हमारा अगर फॉलिक एसिड नहीं है तो THF भी नहीं है, और THF भी नहीं है तो ग्लूटामिक एसिड में इसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रखी है। A test for folate deficiency concerned the measurement of urinary फिगलू excretion after the histidine load। यही कि यूरिन के साथ में हमें इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी एक्सक्रेशन में।
देन लास्ट पॉइंट है फॉलिक एसिड से रिलेटेड। सो एंटागोनिस्ट होते हैं गाइज कुछ फॉलिक एसिड के, ठीक है। और ये एंटागोनिस्ट होते क्या है, ये एक टाइप के ड्रग होते हैं, ठीक है, जो कि स्टॉप कर देते हैं सेल्स फ्रॉम यूजिंग फॉलिक एसिड टू मेक डीएनए एंड मेक किल कैंसर सेल्स। ये काम मतलब इसका यूज होता है। और ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स जो है ये कैंसर की जो सेल्स है उसको किल करने का काम करते हैं, क्योंकि ये फॉलिक एसिड के यूज को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। और फॉलिक एसिड का यूज ही नहीं होगा बॉडी में तो क्या नहीं होगा, फॉलिक एसिड का यूज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा भाई, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सेल किल हो जाएगी या फिर मर जाएगी। और इस तरह से जो कैंसर सेल होती हैं, कैंसर सेल को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंटागोनिस्ट का। Certain folic acid antagonists are used to treat some types of cancer and inflammatory condition, यानी कुछ कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं इनके थ्रू हम, और कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को भी हम इसके थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, एंटीफोलेट भी बोलते हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड को। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक हो गया सल्फोनेमाइड, ठीक है, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है गाइस, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। अगर दूसरा एग्जांपल देखिए एंटागोनिस्ट का, वो है मीथोट्रिक्जेट, ठीक है। मीथोट्रिक्जेट जो है वो फोलेट एंटागोनिस्ट है, ओके। The inhibition of DHFR by folate antagonist methotrexate result in the deficiency in the cellular pool of thymidylate and purine and thus in decrease in nucleic acid synthesis। यानी क्या होगा, ये प्यूरिन और थाइमिडिलेट को क्या कर देगा, मतलब इसकी ग्रोथ ये बन नहीं पाएंगे। फाइनली ये प्यूरिन जो है और थाइमिडिलेट जो है वो बन नहीं पाएंगे, और अगर प्यूरिन ही नहीं बना तो डीएनए भी नहीं बनेगा, और डीएनए और आरएनए जो है वो नहीं बन पाएगा। और डीएनए और आरएनए क्या क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रग है मीथोट्रिक्जेट, ओके, ये क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस को होने से रोक देता है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से क्या नहीं बन पाएंगी भाई, सेल्स किल हो जाएंगी, या फिर कैंसर अगर है तो नई कैंसर सेल नहीं बन पाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ एंटागोनिस्ट वे फॉलिक एसिड के, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक क्लास समरी देखते हैं, सिर्फ 1 या 2 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे, जितना भी पूरा अभी तक हमने पढ़ा है वो। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि भाई ये हमारा विटामिन B9 जो है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और इसको हम हीमेटोपोइटिक विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसकी स्ट्रक्चर में क्या देखा, तीन स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। एक तो टेरिन रिंग होता है, एक पाबा होता है, एक ग्लूटामिक एसिड होता है, तीनों मिलके फोलिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोएंजाइम इसका टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, जिसको हम THF बोलते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बायोलॉजिकल फंक्शन में मेनली अगर हम देखें तो प्रोडक्शन करता है डीएनए और आरएनए का, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, और 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में ये THF जो है वो इन्वॉल्व होता है, और 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म से ही हमारा डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। डाइटरी सोर्सेज की अगर बात करें तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, नट्स में, सीरियल्स में और फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी अगर देखें तो अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कमी हो गई तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल होमोसिस्टीन लेवल हो जाएगा, ठीक है, होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंटागोनिस्ट की बात करें तो सल्फोनेमाइड और DHRF मीथोट्रिक्जेट, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके एंटागोनिस्ट के। फॉलिक एसिड FA फॉलिक एसिड है यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डीएनए सिंथेसिस को ही नहीं होने देंगे, क्योंकि फॉलिक एसिड का यूज ही नहीं होगा बॉडी में इन एंटागोनिस्ट की वजह से, और फॉलिक एसिड का यूज नहीं होगा तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, और डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो नई सेल्स का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और इसका यूज हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए या कैंसर सेल को किल करने के लिए करते हैं। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हम ब्लड काउंट से पता कर सकते हैं,
आरबीसी मैक्रोसाइटिक और रेटिकुलोसाइटिक टेस्ट होता है, ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स। फिग्लू एक्सक्रीशन इन यूरिन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि फॉलिक एसिड की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इसको डिटेल में हमने पीछे बहुत सारी स्लाइड्स में कवर कर लिया है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज अगर आपको वीडियोस से हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, है ना। नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और तो कुछ नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके।